हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब नेपाल में कुछ हालात सामान्य धीरे धीरे जिसको बोला जाता है लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी हो रहे हैं। जो हिंसा देखने को मिली है ये अनप्रेसिडेंटेड थी। इस तरह की हिंसा आमतौर पे हाल में लोगों ने नहीं देखी है जो सरकार के खिलाफ थी। और अब वहां पर यह मंथन चल रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट बांग्लादेश की तरह वहां पर कौन चलाएगा। सबसे पहले नाम आना शुरू हुआ बल्ले शाह जी का, जो एक रैपर भी हैं, मेयर भी हैं, जेन जी के बड़े लोकप्रिय हैं। लेकिन इन्होंने फाइनली मना कर दिया कि जब मेन चुनाव होगा मुख्य तब मैं मैदान में उतरूंगा और अभी मुझे इंटरिम सरकार चलाने का कोई शौक नहीं है। उसके बाद फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल सुशीला कार्की जी का नाम आया। इनकी तो फौज से आपस में बातचीत भी शुरू हो गई थी कि कैसे फौज फिर से एक सिविल गवर्नेंस को पावर देगी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। लेकिन इनकी उम्र को देखते हुए और कुछ और फैक्टर्स की वजह से इनका नाम भी पीछे चला गया है। अब लेटेस्ट नाम जो चल रहा है वो एक इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर हैं कुलमन जिनजिंग का। इन्होंने नेपाल में काठमांडू में जो प्राइवेट पावर क्राइसिस था उसमें बड़े रेवोल्यूशनरी कदम उठाकर उसको इन्होंने सॉर्ट आउट किया था। तो बहुत सा जो जेन जी है इनको एक पेट्रियट मानता है और धरातल पर काम करने वाला मानता है। फिलहाल बुरा हाल है लेकिन हिंसा थोड़ी काबू में है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि नेपाल में ऊंट किस करवट बैठता है। जियोपॉलिटिक्स उसके बाद शुरू करेंगे। ताज्जुब की बात है कि यही चीज साथियों परसों से फ्रांस में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। 2017 में मैक्रोन जीत के आए थे, दूसरा टर्म है। यूक्रेन का ठेका और इसका ठेका और उसका ठेका ले चुके हैं कि वहां ठीक कर देंगे, वहां ठीक कर देंगे। और फ्रांस खुद अपने इंटरनल करप्शन, पॉवर्टी की वजह से और इमिग्रेंट से इन लोगों को बड़ा प्यार हुआ करता था एक जमाने में, उनके चलते राइट्स में स्लिप कर गया है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में स्लिप कर गया है। पिछले 8 साल में मैक्रोन 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज कर चुके हैं। वहां की जब मैं गवर्नेंस पढ़ रहा था तो यह था कि प्रेसिडेंट भी वहां चुन के आता है, प्रेसिडेंट फिर प्राइम मिनिस्टर चुनता है। चुनता तो है लेकिन हटाने का पावर असेंबली के पास होता है। प्रेसिडेंट अलग तरह की जिम्मेदारियां जैसे करेंसी हो गई, फॉरेन अफेयर्स हो गई, डिफेंस फोर्सेस हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, इनका ज्यादा उसको जिम्मेदारियां होती हैं। और जो इंटरनल मैनेजमेंट है, इंटरनल वेलफेयर है, वो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट देखता है। 7 प्राइम मिनिस्टर 8 साल में बदल चुके हैं। और फ्रांस पर मैं पढ़ रहा था यूरो 3.3 ट्रिलियन का इन पर, इनकी एक्सचेकर पर डेट हो गया है। तो जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर सेबेस्टियन, वो एक प्रपोजल लेके आए, नया बजट लेके, जिसमें उन्होंने यूरो 44 बिलियन के कट्स वेलफेयर स्कीम्स में उन्होंने प्रमोट किए या इंट्रोड्यूस किए, जिसके चलते वहां भी बवाल शुरू हो गया, नो कॉन्फिडेंस आ गया। प्राइम मिनिस्टर सेबेस्टियन हट गए और नए प्राइम मिनिस्टर फ्रैंकोइस वहां पर अब फ्रांस के पीएम की कुर्सी पर बैठ गए हैं। वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सड़कों पर हो गई है, पर हाँ वैसी नहीं है जैसी बांग्लादेश में थी या नेपाल में थी। बड़े छोटे से वीडियो में इसको बहुत आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये होता क्यों है, वॉयलेंस के पीछे का राज क्या है। वॉयलेंस के पीछे का राज ये है साथियों, क्योंकि धरातल पर उत्तर प्रदेश लखनऊ में आपके भाई ने कभी कोई टॉपिक आएगा तो पेपर कटिंग्स दिखाऊंगा, किसान आंदोलन को अकेले लीड किया था आज से 15 साल पहले, जो गवर्नमेंट ने सन 80 में गरीब किसानों की जमीनों का 75 पैसा और 1 रुपया स्क्वायर फीट दिया था 1983 में। आपके भाई ने वो लड़ाई 2005 में लड़ी थी और 18 रुपए स्क्वायर फीट दिलवाया था। 15-20 साल पहले 350 करोड़ रुपए दिलवाया था और उस सिलसिले में आपका भाई माशाल्लाह जेल भी गया था। उसके बाद आपके भाई ने नगर निगम जो पटरी दुकानदारों से 10 रुपए और 20 रुपए की पर्ची काटता था, वो लड़ाई धरातल पर आपके भाई ने लड़ी थी और उसका वो भी मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में ये वसूली बंद करवाई थी और माशाल्लाह उसमें भी 2 दिन के लिए आपका भाई आंदोलन में जेल गया था। होता यह है साथियों
जब भी किसी सोसाइटी में कोई डिस्कंटेंट या असंतोष आना शुरू होता है तो गलती यहां पर होती है कि पूरे असंतोष को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहकर दबा दिया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है। यहां से मुल्कों ने गलतियां करनी, गवर्नमेंट यहीं से शुरू करती है। जब भी कोई डिस्कंटेंट या असंतोष आएगा, कहीं ना कहीं उसमें कोई सत्यता होगी। जब वो असंतोष आना शुरू होगा और सरकार उसको नकारेगी या इग्नोर करेगी या ब्रशिंग अंडर द कारपेट, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ स्टूडियो नहीं, धरातल पर जमीन में आंदोलन लीड किए हैं। जब सरकार उसको सुनेगी नहीं, उसे इग्नोर करेगी, तो उन जेन्युइन लोगों को जो अपनी मांग लेकर आए हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, जो कोई टूल किट का हिस्सा नहीं है, कोई किसी इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, कोई उन्हें फंड नहीं कर रहा है, जब उनको यह लगता है कि उनकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, तो इस मौके पर टूल किट एक्टिव होती है, जिसका एक एजेंडा होता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट। वो जिस भी लेवल का हो, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे कोई हो, सरकार के पास, ये सरकार का काम है उस लहरों, उस कंपन को पकड़ना कि ये जो अब असंतोष जनता में आ रहा है, इसको अभी सॉर्ट आउट करो, बैलेंसिंग एक्ट निकालो, कुछ इनकी सुनो, कुछ उनकी सुनो और सरकार चलाओ। अगर इस पॉलिसी से सरकारें चलें तो कभी भी वो देखने को नहीं मिलेगा जो बांग्लादेश, नेपाल आदि और इवन फ्रांस में देखने को साथियों मिल रहा है। अंडर द कारपेट ब्रश जब तक करते रहोगे, तब तक इकोसिस्टम सामने आ जाता है। जो जेन जी की बात करते हैं, उनको नहीं पता क्योंकि उन्होंने मॉब मेंटालिटी पढ़ी नहीं है, स्टूडियो में ही कूद रहे हैं कि जहां पर 10,000 युवा जा रहा होता है, पत्थर चलाने वाला सिर्फ उसमें 100 होता है। और जब वो 100 पत्थर चला देता है तो फिर उसके बाद ही इसको एक आंदोलन का रूप मिल जाता है। और 100 कोई ऐसे लोग होते हैं जो एजेंडे से आए होते हैं कि पत्थर अगर चलेगा तो इतनी गाड़ियां या गवर्नमेंट की इतनी बिल्डिंगें हमें जलानी है। तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन है। तो इसको, हर आंदोलन को यह कह देना कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, टूल किट है, इकोसिस्टम है, बेकार है, खामखा का है, यहीं से एक सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलनी शुरू होती है जो एक आंदोलन का रूप ले लेती है। चाहे मैं आ रहा हूं अपनी सरकार पर, चाहे हम मोदी जी की बात करें, चाहे अमित शाह जी की बात करें, चाहे कश्मीर की बात करें, मणिपुर की बात करें, मुबारक हो देश को कि मणिपुर में भी धीरे धीरे बैक चैनल से बात करते करते गवर्नमेंट मेतई कोकई में एक फाइनली एक एग्रीमेंट होता हुआ अब नजर आ रहा है। और वहां भी सरकार ने धीरे धीरे शांति कर दी, चाहे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, स्टेट प्रॉब्लम हो। मेरी सरकार इस टाइम ऐसी है जो हर जगह बैलेंस कर कर चलती है और इस सोसाइटी में इस तरह का कोई असंतोष जिसको हवा दी जा रही है, आप भी जानते हैं, उसको सॉर्ट आउट करने का निरंतर प्रयास करती रहती है। पूरी दुनिया में इस टाइम उठाकर देख लो, भारत की जो इस टाइम गवर्नेंस है, चाहे जो प्रोग्रेस है, जो चाहे यहाँ क्या आत्मनिर्भरता की तरफ चल रहे हैं, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी है, आर्मी है, इकोनॉमी है, कोई भी चीज है, वेलफेयर स्कीम्स हैं, फार्मर स्कीम्स हैं, भारत इस टाइम दुनिया के अव्वल मुल्कों में है जहां पर स्टेबिलिटी है और एक बैलेंस्ड काम डीप सरकार आराम से चल रही है। जबकि अंदर से कोशिशें हो रही हैं। कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि सरकार इनको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करती जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस देश में जो अंदर से हवा दी जा रही है, ये उन चीजों को दी जा रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। चौकीदार चोर है, अरे तुम कहां से देश में आंदोलन खड़ा कर दोगे ये बोल के। दूसरा, आगाड़ी वर्सेस पिछाड़ी, अबे धरातल पर जाके देखो यार, कुछ नहीं है। तुम कहां से देश में आंदोलन खड़ा कर दोगे आगाड़ी वर्सेस पिछाड़ी कह के। वोट चोर कुर्सी छोड़, अबे तुम कहां से देश में आंदोलन खड़ा कर दोगे जिस दिन तुम भी सत्य बोलोगे और जिस दिन वाकई इस देश के युवाओं में, किसानों में, गरीबों में असंतोष होगा,
और तुम सच बोलोगे और सरकार उन्हें कुचलने की कोशिश करेगी तो देश में भी आंदोलन होगा, क्यों ना हो, होना चाहिए। लेकिन ये सरकार पूरी दुनिया में उठा के देख लो, इस टाइम इतना बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रही है। डेवलपमेंट देख लो, वेलफेयर स्कीम देख लो, इकोनॉमी देख लो, स्टेबिलिटी देख लो सरकार की, कि इसलिए भारत को ना बांग्लादेश से मिलाओ, ना फ्रांस से मिलाओ, ना नेपाल से मिलाओ, ना कहीं से मिलाओ, भारत इस टाइम उगता हुआ निकलता हुआ सूरज है। बस 15, 20, 25 साल इस देश को और इसी लाइन पर चाहिए। देखिएगा कि 2050 आते आते ये देश कहां होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।